अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। जैसे जैसे मौसम शिद्दत अख्तियार कर रहा है, उसी तरह इस्लामाबाद के मौसम में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो ना सिर्फ मिडल ईस्ट को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी, माशी और इकनॉमिक तौर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ईरान और अमेरिका की वॉर की हम बात कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद में राउंड 2 होने के चांसेस हैं भी सही कि नहीं, और देखना ये है कि इस्लामाबाद क्या वाकई एक बड़े हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू का गवाह भी बनता है कि नहीं, या मज़ीद ये तनाज़ा एस्केलेशन की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी ख़ासकर ईरान की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और देखना ये है कि मज़ीद ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। और पूरी दुनिया की भी इस वक्त नज़रें पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं कि क्या इस राउंड 2 के रिज़ल्ट्स निकलते हैं। अगर हम स्पेकुलेशन से काम ना लें तो अभी तक की ख़बर ये है कि जो ईरान का डेलीगेशन है या अमेरिका का डेलीगेशन, दोनों डेलीगेशन एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं मीट करेंगे। पाकिस्तान के थ्रू ये कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ेंगी। देखना क्या ये है कि अब क्या रिज़ल्ट्स इसके निकलते हैं। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा सर, अमेरिका और ईरान का इशू जो है इस वक्त एक हॉट केक बना हुआ है और वो येलो केक ले जाने के चक्कर में है। तो सर क्या लगता है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है अभी? देखिए, सूरत हाल तो टेंस है। आपने जो ये मुज़ाकरात थी, टॉक्स थी, इनका पहला राउंड देखा, उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, लेकिन फिर अचानक अमरीकी वफ्द वापस रवाना हो गया, तो एक डिस्कनेक्शन हो गया। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी, एक सफारतकारी जो है वो हमें सामने नज़र आ रही होती है, एक बिहाइंड दी कर्टन चल रही होती है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रही। और सबसे अहम बात जो इस सारी सूरत हाल में, सारे मंजरनामे में, वो ये है कि चाहे वो डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, या किसी भी सूरत में वो मुज़ाकराती अमल जारी है, वो एक बड़ी मुस्बत बात है। और ईरान की तरफ से काफ़ी सारा अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा था, और वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी था, इसलिए कि जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अगर एक फरीक ये कह रहा हो कि आपको हम मुज़ाकरात पर मजबूर कर देंगे, हम आपको आपका गला इतना घोंट देंगे कि आप हमारी शराइत पे मुज़ाकरात करेंगे, तो वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो तो गन पॉइंट पर आप सिग्नेचर लेना चाह रहे हो। तो जब ये इस किस्म के बयानात आए, फिर दोनों तरफ से इस किस्म की एस्केलेशन हुई बयानात में, उसकी वजह से फिर जो है तनाव पैदा हो गया और सूरत हाल ख़राब हो गई काफ़ी हद तक। और फिर जो है वो मुज़ाकराती अमल में तातुल आ गया। ईरान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होना चाहता था, को उधर से अमरीकी वफद रवाना होने के लिए तैयार था, लेकिन ईरान की तरफ से कोई मस्बत इशारे नहीं मिले, और फिर जो है वो मुज़ाकराती अमल में तातुल आ गया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को बहुत दाद देनी पड़ती है कि आप देखें कि कितनी हिम्मत और ज़रूरत का मुजाहरा किया कि आप मुसलसल राब्ते में रहे। और वहाँ उन दोनों तरफ ईगो है। ईरान और अमेरिका दोनों फरीकैन के दरमियान जो है एक बड़ा मसला ईगो का भी हायल है कि फेस सेविंग चाहिए दोनों को, कि नहीं हम जीते हैं, वो कहते हैं हम जीते हैं। क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोनों को फेस सेविंग दे रहा है? लेकिन पाकिस्तान ने जो ये नेगोशिएशन रखी, उसमें ईगो नहीं थी। आप ये देखें ना, कि हम भी ये कह सकते थे कि हम एटॉमिक बड़ा मुल्क हैं, हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं, उधर भी मिन्नतें कर रहे हैं, उधर भी मिन्नतें कर रहे हैं। जंग भी जब भी सीज फायर होता है तो हम रुकवा रहे हैं कि जी मेहरबानी करें जी, सीज फायर रोक दें, मेहरबानी करें जी, कुछ अर्सा और सीज फायर एक्सटेंड कर दें। तो ये हम अपनी ईगो एक साइड पे रख के हम दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जो है वो मफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दुनिया के अमन के लिए, दुनिया के अमन कि अगर दोनों अफ्रीकैन किसी माहदे पर राज़ी हो जाते हैं तो वहाँ जो ना सिर्फ मिडल ईस्ट में सुकून आएगा, उसके असरात वहाँ मरतब होंगे, बल्कि इस खित्ते में, पूरी दुनिया में उसके असरात मरतब होंगे। तो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि ईरानी वफ़द जो है एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में मौजूद है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपने वफ़द के साथ इस्लामाबाद आ चुके हैं। उन्हें वार्मली वेलकम किया है हमने, और उन्हें खुशामदीद कहते हुए बड़े अच्छे फ़िक्रे भी बोले गए कि हम अपने भाई को यहाँ खुशामदीद कहते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि अब्बास अराग़ची जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी आमद से
इतना यकीनी हो गया कि ईरान जो है एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है। अब ये सेकेंडरी बात है कि जी अच्छा उसमें तनाव आ गया है, वो बराह रास्त बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो एक अलग बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले भी तो माइल्ड करके दोनों को एक टेबल पर बिठा दिया था ना। अब दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका की तरफ से भी इसका इजहार किया गया है कि क्योंकि ईरानी वफ़द पहुँच चुका है तो उनका वफ़द भी आज जो है वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और उसमें जो है जेडी वेंस जो नायब सदर हैं वो तो नहीं आ रहे। अभी अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से इस बारे में ब्रीफिंग जो दी गई उसमें कहा गया कि वो जेडी वेंस जो है अमरीकी नायब सदर वहाँ अमरीका में बैठ के मामलात की निगरानी करेंगे। लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये दोनों आ रहे हैं अपने वफ़द के साथ। इनका वफ़द भी बड़ा वफ़द होता है और स्टीव विटकॉफ बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता के लिए अमेरिका के नुमाइंदे हैं, एनवाई हैं और अच्छी उम्र के आदमी हैं, सीजनड आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। और जेरेड कुशनर जो है वो बराह रास्त उनका ताल्लुक डोनाल्ड जे ट्रंप से तो वो उनके दामाद होने की हैसियत से उन्हें काफ़ी सारा एज भी हासिल है। वो कुछ चीज़ों पर बराह रास्त भी बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट से और कुछ अख्तियारात भी हैं उन्हें। और ख़ास तौर पे अमरीकी सदर की तरफ से ये बारहा कहा गया है कि जेरेड जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन्हें मुज़ाकरात करने का ढंग आता है। तो इसका मतलब ये है कि एतमाद का इज़हार किया जाए। अब ये दोनों वफूद अगर इस्लामाबाद में होते हैं, ये टास्क शुरू होती हैं, तो इतना तो यकीनी है कि जब आप बैठते हैं, मेज़ पर बैठते हैं, तो आगे के रास्ते खुलते हैं जब बातचीत होती है। लेकिन सर डेलीगेशन बड़े इस दफ़ा पहले जेडी वेंस आए थे, वहाँ से बाकर कालीबाग आए थे, तो गुफ्तगू आगे बढ़ी और फिर उसके बाद जेडी वेंस ने एंड पे आके उन्होंने कहा फैसला किया हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। टेक्निकल बुनियादों पे ये जो फर्स्ट राउंड था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये तासुर भी मिल रहा है कि ईरान राज़ी था एग्रीमेंट के लिए लेकिन अमेरिका पीछे हट गया। अंडर एस्टिमेट कर रहा था अमेरिका कि ईरान इतनी चीज़ें नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए दोनों फ्रीकैन काफ़ी हद तक सर एक कॉलर लाइन पर है, सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद। जी सवाल कीजिएगा। मैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से ये मालूम करना चाहता हूँ कि मौजूदा जो जंगी कंडीशन हालात हैं और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है पॉलिसी का, तो क्या उसमें सिफारती करें, लेकिन क्या हम इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं खड़े हुए हैं कि हम अपनी कौम के लिए इन हालात से बहुत कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन रास्ता चुन सकें अगर हम सही रुख के ऊपर अगर बार्गेनिंग करने की पोजीशन में हो दुनिया पे इस वक्त, और हमारे हुक्मरान अपनी जाती किसी खौफजदगी या किसी उसमें या इक़्तिदार को छीन लेने में ना, कौम के लिए अगर कौम के लिए फैसले किए जाएँ तो कौम इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में नहीं निकल सकती है। और निकल कर तो बताए जा रहे हैं कि हमें महंगाई, हमारे ऊपर बोझ मजीद रीजन से, जबकि दुनिया के सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान का अहम किरदार हो रहा है। तो मैं आप अंदाज़ से ये पूछना चाहता हूँ कि हम क्या करें कि उनकी कौमी सोच हमारी ये है कि हम मिलकर इससे बेनिफिट हासिल करें, ना कि हमारे साथ हमारे मुल्क में नुकसान हों इस जंग से। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल आ गया। जी सच बात। अच्छा, मैं जो समझ पाया हूँ वो भाई हमारे जो है वो पाकिस्तान के रोल पर बात कर रहे थे कि इस मुज़ाकराती अमल में हमारा जो किरदार है इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जो है अगर हम महंगाई, हमारे अवाम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किल हालात का शिकार हैं, तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान एक साउथ एशिया का मुल्क है और हम अंडर डेवलप हैं, ठीक है, तरक्की पजीर मुल्कों में शुमार होते हैं। हमारे ऊपर कर्ज़ों का बेतहाशा बोझ है, हमारी मैशत जो है मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। हम जिस खित्ते में हैं वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं रही। एक तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ऐसी थी, जिससे भारत हमारा हमसाया है, वहाँ पर भी हमें कभी वहाँ से सुख का सांस नहीं लेने दिया उसने। हमेशा जो है वो गर्म हवा ही आई है, कोई ठंडी हवा उस तरफ से नहीं आई। तो इस सारी सूरत हाल में दुनिया में भी हमें कोई इतनी पजीराई नहीं मिलती थी। अगर आप पीछे चली जाएं तो हम अपने इश्यूज़ पे भी दुनिया को कायल नहीं कर सके। हम हमेशा, आपको याद होगा, कहते थे कि कश्मीर के मामले पर दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया उस तरह किरदार अदा नहीं कर रही थी जिस तरह होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास जब ये मौका आया है कि दुनिया के अमन के लिए बात करने का, तो पाकिस्तान ने फ्रंट फुट पर आके अपने जो किरदार है उसको निभाया है।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये है कि मुझे याद है कि हमारा कोई सरबराह जब जाता था अमेरिका, तो ये भी खबर होती थी कि अमेरिकी सदर ने उनसे हाथ मिला लिया, ठीक है ना जी। अच्छा, वो उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बन जाती थी, तो ये भी बड़ी खबर हो जाती थी। और जनरल असम्बली में खिताब होता था, तो पाकिस्तानी क़यादत जब वहाँ खिताब करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म या सदर जो भी मौजूद होते थे, जब वो खिताब करते थे तो हम इस पे इंतज़ार करते थे कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया है। इतनी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती थी कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया। तो आज देखें मंजर यकसर बदल गया, मंजर यकसर, ठीक है। हम अमेरिका से मुसलसल राब्ते में हैं और ब्रेक लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी हम जाते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद हैं। अच्छा सर, ट्रस्ट रिज्यूम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं तो JCPOA का जो पहले एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ 15 में, फिर वो 18 में ब्रेक कर दिया गया, यही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा कोई और हुकूमत आए वो उस एग्रीमेंट को लेके चलेगी नहीं चलेगी? ईरान के कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो बड़े जेन्युइन हैं। अच्छा, ये ट्रस्ट डेफिसिट पे बात करने से पहले उसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कंप्लीट कर लूँ वो जो हम बात कर रहे थे, कलर की बात थी कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा इससे ना। तो एक तो पाकिस्तान की पोजीशन अमेरिका के सामने बहुत बेहतर होगी। अब आप देखें कि अमेरिका सुबह दोपहर शाम कह रहा है कि जी पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान पर हम ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान जो नेगोशिएशन करवा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें वो हमारे पर छोड़ देता है कि जी आप इसको देख लें, इस पर आगे चलें। अच्छा, जहाँ अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल है कि अमेरिकी अवाम भी जो है वो हमें एज ए फ्रेंड डील कर रहे हैं कि जी वो हमारे मामलात जो है वो ठीक करवा रहे हैं, हुकूमत भी और अवाम भी। तीसरा ये है कि जो ईरान है, ईरान के साथ भी हमारे जो रिलेशनशिप थे कभी अच्छे हुए कभी बिगड़ गए, उतार चढ़ाव का शिकार रहते थे। तो ये जो सारा एपिसोड हुआ इसमें ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, और ये ऐसे रिलेशनशिप हैं जो शायद तादेर याद रखे जाएंगे। जो कुछ हमने ईरान के लिए किया और इन सारे नेगोशिएशन में हमने जो अपना रोल प्ले किया, ईरान उसे कभी नहीं भूलेगा। अब ईरान के साथ एक अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए तो हमारे जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस है या बाकी जो इदारे हैं यूनाइटेड नेशंस के ज़ेली इदारे, उनके साथ भी ताल्लुकात लामाला अच्छे हो जाएंगे। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने के से फ़ायदा ये होगा कि अगर हम किसी एग्रीमेंट कराने में कामयाब हो जाते हैं और ईरान को ये रियायत मिल जाती है कि वो उस पर जो सैंक्शंस हैं वो कम होती हैं और वो अपनी ट्रेड दोबारा रिज्यूम कर सकता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम क्योंकि नेबरिंग कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा हम वहाँ से आयल और गैस जो हमें मुश्किल है तो वो वहाँ से हम जो है आयल और गैस हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम ईरान के ज़रिए अपनी ज़मीनी तिजारत जो है उसको ना सिर्फ यूरोप तक बल्कि सेंट्रल एशिया तक भी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की वहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं। अभी एक अच्छी खबर जो है वो इस सारे गहमा गहमी में ना पीछे रह गई। वो एक अच्छी खबर ये थी कि पाकिस्तान हमेशा जब सेंट्रल एशिया से बात करता है, जो ये रूसी रियासतें आज़ाद हुई हैं इनसे तिजारत की बात करता है, तो सबसे बड़ा जो मसला आड़े आता था वो अफ़गानिस्तान का था कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक होंगे तो हम सेंट्रल एशिया तक जो है वो फिर एक्सेस हासिल कर लेंगे और वहाँ तिजारत हो सकेगी। तो एक बड़ी खुशी की खबर ये है कि किर्गिस्तान के रास्ते से, किर्गिस्तान का जो एक गुड्स सामान लेकर आने वाला ट्रक जो है वो पाकिस्तान पहुँचा है। अच्छा, ठीक है। और हमने अफ़गानिस्तान को बाईपास करके ये रूट अडॉप्ट किया है कि अफ़गानिस्तान के बाहर से ऊपर से ये किर्गिस्तान का जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट ट्रक जो गुड्स लेके वो पाकिस्तान पहुंचा है। और सोस्त जो हमारा ड्राई पोर्ट है और बॉर्डर ड्राई पोर्ट है जिससे हम चाइना के साथ जो है ट्रेड भी करते हैं उस सोस्त के ज़रिए से, तो वहाँ पहुंचा है। तो एक नया कॉरिडोर खुल गया है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो है अफ़गानिस्तान को माइनस करते हुए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे कि हम ट्रेड कर पाएँ। तो एक नया रास्ता खुल गया और ये रास्ता जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है हमारी गवादर बंदरगाह से। तो पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल रहे हैं, और अगर मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई पैक्ट हो जाता है तो इसके जो माशी फ़ायदे हैं उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा शेयर होगा। और हम जो है ना सिर्फ हमारी
रीजनल ट्रेड बढ़ेगी, बल्कि हमारी दुनिया के लिए ज़मीनी रास्ते भी खुल जाएंगे और ये तवक्को है कि हम अपनी तजारत को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें खुशी की अच्छी खबर है और हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उसके असरात जो है वो दुनिया भर में मुरतब हो रहे हैं। और इस खित्ते में भी जो साउथ एशिया है, जहाँ पर हमेशा भारत की थानेदारी रही और भारत ये कहता रहा कि जी आप मुझे तस्लीम करें और मैं इस खित्ते के फैसले करूँगा, तो भारत की थानेदारी भी टूटी है। और अब आप देखें कि भारत को माइनस करके लाइमलाइट पर पाकिस्तान है और जो भी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान से हो रही है, तो इस खित्ते के अंदर जो है पाकिस्तान का किरदार वो भी बढ़ जाएगा और हमारी जो सीपैक के हवाले से जो रुकावटें थी वो भी दूर होंगी और तेज़ी आएगी। तो इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अब आपका सवाल का दूसरा पहलू था ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट JCPOA का पहले एक एग्रीमेंट हुआ, फिर वो 18 में टूट गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ही तोड़ा था। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये एग्रीमेंट चलेगा, नहीं टूटेगा और दोबारा सैंक्शंस नहीं लगेंगी उसके ऊपर? अच्छा, ये जो पहले जो एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये पैक्ट हुआ था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान ये पैक्ट बना था और इसे P5+1 कहते हैं। इसमें और भी बड़ी ताकतें रूस, चाइना, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे शामिल थे और उनकी मंशा के साथ जो है ईरान के साथ ये मामलात तय पाए थे। और मामलात ये थे कि असल जो उस वक्त ज़्यादा मसला था, उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इशू नहीं था। इशू जोहरी तवानाई थी और यूरेनियम को जब इनरिच किया जाता है तो उसकी इनरिचमेंट की एक हद है, वहाँ तक उसे आप तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इनरिच किया जाए तो फिर वो बॉम्ब बन जाती है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है, वेपन बन जाता है। तो उस वक्त जब ये बात हुई थी तो ये तय हुआ था कि ये ईरान जो है वो इस हद तक यूरेनियम इनरिच करेगा और वो जोहरी तवानाई के लिए इस्तेमाल होगा। 2018 में अमेरिका इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें उन्होंने आते ही इस एग्रीमेंट से एग्जिट हो गया और उन्होंने कहा कि जी ईरान जो है वो यूरेनियम उससे ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा इनरिच कर रहा है, जो तवानाई के मामलात से बढ़कर जो है वेपन की तरफ जा रही है। तो उससे बाहर निकल गए और उसके बाद जो है ईरान पर मुसलसल दबाव शुरू हो गया। अब क्योंकि एक दोबारा एग्रीमेंट होना है, अच्छा, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक नया फैक्टर आया है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हुआ है, वही फंसा हुआ है। तो वो जो जोहरी मामला है उसमें अब एक दबाव और एक इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेशन है किसी भी एग्रीमेंट के लिए, उस हवाले से भी एक्सेप्टेंस जो है वो उस हवाले से भी एक मामला ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं वो 2015 से बेहतर माहिदा करूँगा, ठीक है ना जी। वो बेहतर माहिदा यकीनन उससे अगला स्टेप होगा। अच्छा, अब वो एक प्रेशर ना सिर्फ अमेरिका के अंदर से और बाकी ममालिक की तरफ से और कुछ तंजीमों की तरफ से भी आ रहा है कि जो एग्रीमेंट अब आप करने जा रहे हैं वो तो शायद 2015 से भी कमज़ोर होगा, ठीक है ना जी। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी उलझ गई जोहरी मामलात पे। अच्छा, लेकिन वो भी सेटल हो सकती है और उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। एक बड़ा इशू जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उभर कर सामने आया है। वो इसलिए कि अब वो दोनों जो फ्रीकैन हैं, अमेरिका है और ईरान है, दोनों के लिए फेस सेविंग का इशू हो गया कि अब ईरान ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उसका इलाका है। वैसे स्टेट्स जो होती हैं, जो ये तंग गुजरगाहें होती हैं, इनको हम स्टेट कहते हैं, जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स जो है आबनाए जिन्हें आप उर्दू में कह लें, तो ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जो है वो सब के लिए ओपन होती हैं। लेकिन ये एक नया काम होने जा रहा है ना, अगर उस स्टेट पर जो है हम किसी की अजारादारी या किसी का कंट्रोल कबूल कर लेंगे, चाहे वो अमेरिका है या ईरान है, तो फिर दुनिया में नए तनाज़ात भी उभरेंगे। और अगर वहाँ पर टैक्स वसूली शुरू हो जाती है तो उसके भी असरात होंगे और दुनिया में मुरतब होंगे। तो अब ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, कहते हैं कि स्टेट पे हमारा कंट्रोल होगा और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, और अमेरिका ने वहाँ नाकाबंदी शुरू कर दी है, वो भी किसी जहाज़ को आने जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और जो भी कई उन्होंने शिप पकड़ भी लिए हैं और जिस अंदाज से पकड़े हैं उसे ईरान कह रहा है कि ये बहरी कज़ाकी है, इस तरह तो कज़ाक ही पकड़ते हैं शिप। तो ये इस वक्त स्टेट का जो मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें पेचीदा कर दी। अब
पाकिस्तान की ख्वाहिश है, कोशिश है, और दुनिया की भी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क जो है इस मामले पर अपनी अपनी पिछली पोजीशंस पे चले जाएं। थोड़ा अर्सा पहले भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की कोई पोजीशन थी ना, कोई सिचुएशन थी, तो दोनों मुल्क उस पर चले जाए और फिर उस पर एग्रीमेंट कर लिया जाए, कुछ जो भी अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है। लेकिन इस पर ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रही हैं, ये दोनों मसलों पर ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये जो आपकी बात है कि जी अब एग्रीमेंट होता है और अमेरिका फिर इससे निकल जाता है या नहीं मानता कुछ अरसे बाद, तो ये खदशा तो हमेशा मौजूद रहेगा। ये अब ताकतवर तो, से, हाँ सर यही से फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, जैसे कि पहले हम ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम चलते हैं अपने वेदर सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और हीट वेव की जद में दिखाई देता है, जिसके नतीजे ये निकल रहे हैं चरिंद परिंद सब इंसान इस वक्त गर्मी से निढाल दिखाई देते हैं। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई ये की गई है कि शहर का ज़्यादा दर्जा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत मुल्तान का 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब खासा कम हो चुका है, जो पहले मौसम सरमा में 80% के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा था, वही हवा में नमी का तनासुब भी 40% के करीब आ गया है। ऐसे में महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अलार्मिंग के हवाले से सिचुएशन ये बताई जा रही है कि अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह से गर्मी का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि हीट वेव के नतीजे निकल रहे हैं कि मुल्तान के बड़े सरकारी अस्पतालों में हीट वेव का शिकार होकर बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो बड़े सरकारी अस्पतालों में 60 से 70 के करीब जो मरीज़ हैं वो हीट वेव का शिकार होकर आए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि शहरी एहतियात करें और गर्मी की शिद्दत से बचें। ख़ास तौर पर दिन 11 बजे से लेकर जो है शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि लू चल रही है, तेज़ धूप है, जिसके नतीजे निकल रहे हैं बड़ी तादाद में शहरियों जो है वो अस्पताल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते भी जो है ये गर्मी की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जी नाज़रीन, आपने मौसम की सूरत हाल सुनी है। डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में इजाफा हो रहा है, बिला वजह घर से मत निकलेगा और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिएगा। याद रहिए कि ठंडे मशरूबात नेचुरल शुगर वाले इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोशिश करें नेचुरल शुगर की तरफ जाएं और इस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करें। अच्छा, हम ईरान और अमेरिका के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद है। अच्छा सर, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर थे, साथ में मैं एक ये भी क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि एक जानिब से ये भी स्टेटमेंट आया अमेरिका की जानिब से, एग्रीमेंट की सूरत में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नेवल ब्लॉकेट हटेगी, और दूसरी जानिब से डेलीगेशन वो भेज भी रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं ईरान की तरफ से कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे ना ही, और दूसरा IRGC का भी वहाँ से काफ़ी सख्त स्टांस आता है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी ईरान में इख्तलाफात भी हैं। देखिए, हमें इस वक्त इस मसले में पढ़ना भी नहीं चाहिए कि ईरान के इख्तलाफात जो है या अंदरूनी इख्तलाफात, लेकिन जहाँ जंग हो रही होती है हर आदमी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन बतौर कौम हम देखते हैं कि वो मुत्तहिद हैं और उनका इत्तेहाद जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जिस अंदाज से वहाँ पर जो है चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, उससे लगता है कि ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद है। अच्छा, जो मुज़ाकरात हैं, मिसाल के तौर पर मुज़ाकरात अगर अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी तो बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो हम ये कहें कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसमें बड़ी कमी आ रही है। वहाँ पर उनके सेनेटर, उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ख़ुद जो है बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो इख्तलाफात तो ज़ाहिर है, जहाँ पर बातचीत हो रही होती है तो छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, और लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं ये देखने वाली बात होती है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जो आप कह रही हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर हम इसको खोलते हैं और अपनी नाकाबंदी ख़त्म करते हैं तो ये माहिदा नहीं हो सकेगा। उनकी राय है कि ये हमने दबाव रखा हुआ है और इस दबाव के नतीजे में ईरान हमसे माहिदा करेगा। अच्छा, अब ये वैसे भी अगर दबाव के माहौल में मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात नहीं होते रहते, ठीक है। मुज़ाकरात तो खुले दिल से होते रहते हैं कि जी अच्छा जी आपकी बात सुनते हैं, आप एग्रीमेंट पे पहुँचें। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी टॉक्स होती हैं
तो आप कुछ चीज़ें कुछ मिनिमाइज जो है वो पॉइंट्स पर तय कर लेते हैं चीज़ें कि इस पे तो इत्तेफाक राय है ना जी, इस पे कोई एतराज़ नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन पे हमें मसला है, इस पे बैठ के बात कर लेते हैं। ये ठीक जो है, 2 पॉइंट्स हैं इन पे मसला, सर यहीं से बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर एक लाइन पे है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? जी शुक्रिया जी। वालेकुम आप एक अच्छा पेश कर रहे हैं। मैं मोहम्मद फरूक खान तीसरे फैल से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये तो बहुत अच्छे तजिए भी होते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हम समझ भी रहे होते हैं। तो क्या ये जो दो आ रहे हैं, अल्लाह करे ये प्रोसेस कंप्लीट हो और हमारी जो है हुकूमत को, पाकिस्तान को जो क्रेडिट जाए कि उन्होंने पीस के लिए, वर्ल्ड पीस, ये पाकिस्तान का पीस नहीं पूरे वर्ल्ड का पीस है, उससे अल्लाह ताला जो है कामयाबी करे। और वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है। कितने करोड़ों अरबों आबादी है कंट्रीज की एशिया में, तो वो सब पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि दायरे होमल्स में जो सबसे बड़ी स्टेशन है वो बहुत सेंसिटिव है जी, तो वो पहले की उस पोजीशन में जाया जाए और उस पर भी हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर करवाएं और कोशिश करें कि ये सोल्यूशन को भी साथ साथ हल करें। ये अगर सोल्यूशन हल ना हो और बाकी की पीस प्रोसेस में अमल हो गया और बाद में कुछ हालात हुए तो हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, पूरे एशिया को करना पड़ेगा। और इसमें इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है कि किसी कंट्री का उसके ऊपर पोजीशन ना हो, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूट्स हैं हमारी गुड्स और ट्रेड के शिप्स के जरिए वो ओपन चलते रहे। अगर ऐसे हालात होंगे तो हर जगह कहीं न कहीं से कंट्री चाहेगा कि मुझे उसका बेनिफिट हो जी। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया। इस एजेंडे में शामिल करनी चाहिए और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आपकी इकोनॉमी है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है सोल्यूशन भी। हम पहले महंगी बिजली ले रहे हैं, हमें फ्यूल का प्रॉब्लम है, इसमें पूरी आवाम सफर कर रही है। आपके 25 करोड़ आवाम जो है हमारी वो सफर कर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसका हल करना। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो वो फिर नए तनाज़ों को वो जन्म देगा। तो मैं समझता हूं ओके जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्वेश्चन आ गया है तो सर से हम आंसर लेते हैं। जी सर। देखिए, सवाल के साथ साथ इनकी राय थी और राय ठीक है। इस वक्त जो पूरी दुनिया सोच रही है वो यही है कि सबसे बड़ा जो मामला है वो इस वक्त इस मसले को डिफ्यूज़ करना है और ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है वो इन दोनों मुल्कों को नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान भी उनमें से एक मुल्क है जो शदीद मुतासर हो रहा है। आप देखें कि हमारे यहाँ महंगाई तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, तेल की कीमतें, ईंधन की सारे, अच्छा ये सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर हो रही है। अमेरिका खुद जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि अबनाए हुर्मुज़ के उधर के जो ममालिक हैं, अंदर के खलीज के ममालिक जो हैं, अब जिसमें कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब का ये हिस्सा है दमाम वाला, ठीक है, फिर यूएई की सारी रियासतें हैं, तो उनकी तिजारत तो बिल्कुल जमूद का शिकार हो गई है ना। वो आपस में कुछ ट्रेड कर लें तो कर लें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ ना शिप आ रहे हैं ना जा रहे हैं, तो वो शदीद मुतासरीन में से शामिल हैं। और उनको जो है सऊदी अरब के पास तो एक्सेस है, उसने अपनी सारी तेल की सप्लाई भी रेड सी की तरफ मुंतकिल कर दी है। लेकिन इस तरफ के जो ममालिक हैं उनको इस वक्त शदीद बुरानी कैफियत का सामना है। अच्छा, फिर जो यहाँ से जो ट्रेड हो रही थी, दुनिया की जो ट्रेड होती थी, जो स्विस से रेड सी की तरफ आती थी और फिर बहर अरब से जो है वो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से आने वाली ट्रेड भी, ये सारी जो है वो भारत और श्रीलंका, मालदीव और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान तक जाती थी सारी, वो ट्रेड जो है वो भी बहुत मुतासिर हुई है। और ये वो ट्रेड अब जो चैनल अख्तियार करती थी उसको बाईपास करके वो कराची और हमने देखा कि ग्वादर की तरफ जो है वो पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा लगता है कि जो मंजरनामा इस वक्त दुनिया का है वो ये जो भी एग्रीमेंट होता है इससे जो मुस्तकबिल की दुनिया है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। नए तजारती रास्ते अख्तियार किए जाएंगे मुस्तकबिल में, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई दोस्तियाँ और नई दुश्मनियाँ बनेगी जो अब दुनिया में नज़र आ रहा है, होने जा रहा है। तो उसके लिए हम अल्लाह ने हमें ये मौका दिया
कि हम मेन स्ट्रीम पर आ गए, हम लाइमलाइट में मौजूद हैं और जहाँ भी कोई डिस्कशन हो रही है तो पाकिस्तान का नाम पहले लिया जा रहा है। तो अगर हम दुनिया के फैसले करवा रहे हैं तो अपने एक दो मामलात हैं जो हमारे फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पर कश्मीर के इशू पर हम दुनिया को बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे अब कि ये बड़ा अहम मसला है और ये फ्लेयर हो सकता है मुस्तकबिल में, और पहले भी इस पर जंगें हो चुकी हैं, इस पर कोई हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, अगर हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मफाहमत कराने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद हमें ये क्वेश्चन मिल जाए, अगर कोई ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटती हैं तो एक गैस पाइपलाइन है जो ईरान से आके पाकिस्तान में आनी थी और फिर पाकिस्तान के रास्ते भारत तक भी जानी थी। तो भारत तक जाए ना जाए लेकिन पाकिस्तान में तो गैस मौजूद होनी थी ना, तो वो हमारे बॉर्डर तक जो है वो ईरान अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है। हम सैंक्शन की वजह से उसको आगे नहीं ला सके। तो अगर हमें ये गुंजाइश मिलती है कि हम उस गैस पाइपलाइन को बिछाने में कामयाब होते हैं और हमें वहाँ से एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो मिलते हैं और हमारे ऊपर जो दबाव है एनर्जी का ये कम होता है, तो यकीनन पाकिस्तान की तरक्की में उसका बड़ा किरदार होगा और ये एक नया रास्ता खुल रहा है जिससे हमें फ़ायदा होगा। और हम अभी तो हम इस सारे मंजर को ना, जैसे अभी हमारे भाई भी फरमा रहे थे कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उसको उठाना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम एक नेगोशिएटर हैं, एक सालिस के तौर पे मौजूद है, मीडिएशन करवा रहे हैं, तो उस मीडिएशन में हम ये कहें कि जी आप पहले ठहर जाएं, एक हमारा मसला भी है इसको भी ज़रा देखें, तो मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, इस वक्त हमने सिर्फ वो सालसी करवानी है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मामला ठीक करवाने हैं। अगर ये हम ठीक करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आप यकीन करें कि हम ये दो मुल्कों के दरमियान माहिदा नहीं करवा रहे, ये एक दुनिया का माहिदा है। ठीक है, आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा करें कि सुबह से शाम तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को दुनिया भर से जो लीडरशिप है उनकी कॉल्स आती हैं। कभी फ्रांस के सदर का फ़ोन आ रहा है, कभी बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन आ रहा है, कभी इटली से, कभी जर्मनी से, कभी ऑस्ट्रेलिया से। तो पूरा जो है वो कनेक्शन में है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है इन नेगोशिएशन में। और वो जब वो बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम आप पर एतमाद कर रहे हैं, आपने जो रोल प्ले किया वो बड़ा अच्छा है और हमारी जो सर्विसेज हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। इस हल में हम जो तामुन कर सकते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी मस्बत बात है। मस्बत बात है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बता दें क्योंकि जो कतर के साथ हुआ था, कतर की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने ली हुई थी लेकिन इजराइल ने अटैक कर दिया था उसके ऊपर, और फिर उसके तनाजुर में सिक्योरिटी पैक्ट सऊदीया के साथ हुआ। तो अभी पाकिस्तान किस तरह से सामने आ रहा है, कहीं सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर अपना रोल इस खित्ते में प्ले कर सकता है? देखिए, तो बड़ी बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस खित्ते में दुनिया भर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरा है, एक फौजी ताकत के तौर पर भी उभरा है। आप देखिए, हमने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को अभी हाल ही में शिकस्त दी है और ऐसी शिकस्त दी है कि वो जो सुबह दोपहर शाम राग लगाते थे जंग का, उनकी तबीयत साफ़ हो गई है। फिर उन्होंने कभी जो है ना वो बात नहीं की कि हम जंग करेंगे, बस वो सिर्फ ऐसे घिसे पिटे अल्फाज में कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो किधर जारी है। तो हम उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें नई एक शनाख्त मिली है। तो आप ये देखें कि इससे पहले ये जो सारे ममालिक हैं ये अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका की तरफ देखते थे और अमेरिका को इसके बदले में पैसे भी देते थे और अड्डे भी देते थे और ये सिक्योरिटी जो है उधर देखते थे। तो ये एक जो मंजर बदला है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक पैक्ट हुआ जिसमें एक दूसरे पर हमले की सूरत में दोनों मुल्क मिलकर जो है वो दिफा करेंगे। तो उसने नए रास्ते खोल दिए हैं मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ये जो सारे ममालिक हैं ये अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ माशी और तजारती ना रखे जाएं बल्कि दिफाई रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस हवाले से मज़ीद जो है कोई पैक्ट हमें नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को तैनात किया है सऊदी अरब में इस पैक्ट के वजह से, तो वहाँ पर जो है एक मंजर बदल गया है। फिर हम अपने पसनी के बेस को जो है वो पसनी और जीवानी दोनों जगहों पर जो है हम अपनी फ़ौज को अलर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो बेस था एयर बेस उसको भी जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है और वहाँ पर भी हम अपनी कम्बैट जो जेट्स हैं उनको तैनात कर रहे हैं। तो इस खित्ते में हमारा रोल जो है वो अचानक बढ़ गया है। और मेरा ख्याल है जिन मुल्कों की, कतर की आप बात कर रही हैं, कुवैत है, बहरीन है,
सऊदी अरब से ऑलरेडी हम पैक्ट में हैं, तो यूएई है, तो ये सारे ममालिक जो है अब वो देखेंगे, क्योंकि अमेरिका जितना भी ताकतवर हो वो इस खिते से बहुत दूर बैठा हुआ है, उसको यहाँ पर मौजूद होने में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसकी निस्बत पाकिस्तान जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के रीच में है। इन सारी जो रास्ते हैं और ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के पार के जो इलाके हैं उन सारों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान एक मौसर मुल्क हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें मुस्तकबिल में कुछ मज़ीद दिफाई अच्छे मुआहदे जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, ये गंदम पे आ जाते हैं। गंदम का रेट ज़मीन बोस और किसान परेशान है सर, इस पे अपना तज्ज़िया दें क्या? अच्छा, ये जो ज़मीन बोस है वो अब अल्लाह ने करम किया है कि वो ज़मीन बोस वाली सूरत हाल नहीं रही। अच्छा, एक तो ये हुआ कि हुकूमत ने 3500 रुपये मन गंदम की ख़रीदारी का निर्ख मुकर्रर किया और ये कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, को सामने लाएंगे, उसके ज़रिए ख़रीदेंगे। बाद में फिर ये भी ऐलान किया कि हम अपने जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं उनके लिए गंदम की बराह रास्त ख़रीदारी भी करेंगे। अच्छा, गो हुकूमत ने ख़रीदारी शुरू नहीं की और ख़रीदारी में हुकूमत जो है अमली तौर पर कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन एक जो मस्बत असरात हुए हैं, एक सिर्फ इस ऐलान के भी, दूसरा ये है कि जो आलमी मंजरनामा है खुराक के हवाले से उसने भी नए इश्यूज़ डेवलप किए हैं। और ये देखिएगा कि अगर ये जंग इसी तरह बरकरार रहती है और इवन ये रिज़ॉल्व भी होती है तो इसके असरात जो है वो 2-3 सालों तक जो है वो बरकरार रहेंगे। और खुराक का एक इशू जो है वो एक दुनिया भर में बड़े मसले के तौर पर उभर रहा है। तो इस दफ़ा ये इम्कान कह लें या ख़दशा कह लें कि गंदम के निर्ख जो है वो बढ़ेंगे और ये 6000 रुपये तक जाएंगे। अच्छा, फ्यूचर में ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे। तो इस वक्त जो खेत में जो गंदम बिक रही है वो 3400 रुपये से 3500 रुपये बिक रही है। अच्छा, आपको गंदम उठा के गोडान तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सरकारी गोदामों तक, वहीं खेत में मिडिल मैन आके आपसे ख़रीद रहे। और गंदम जो है वो क्योंकि गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया था, जो ज़ाब्ते थे कि जी गंदम इस तरह कंट्रोल में रहेगी, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी, वो सारे डीरेगुलेट कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो जैसे ही वो ख़त्म किए तो गंदम जो है ना वो अब बाहर जा रही है, दीगर सूबों में भी जा रही है। तो जब ये गंदम जाना शुरू हुई है तो अचानक रेट जो है वो बढ़ गया है। तो अब इस वक्त 3400-3500 रुपये गंदम जो है वो खेत में बिक रही है। अगर वहाँ बिक रही है तो फिर हुकूमत को फिक्र लाहक हुई है। अब सुना है कि वो पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जी बाहर ना जाने दी जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने गंदम को खुला छोड़ा, कंट्रोल इसको ख़त्म किया, तो फिर शायद गंदम की शॉर्टेज का भी ख़तरा हो सकता है। अच्छा। तो अच्छा, मैं वैसे अपने जो अहबाब हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको मैं हमेशा मशवरा देता रहता हूँ और अब फिर मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने घर के लिए जहाँ बाकी अखराजात करते हैं तो खर्च करके जिस तरह भी हो सकता है तो साल के दाने ज़रूर रख लें, वो आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसका रेट जो है वो डबल हो जाएगा। रेट डबल हो जाएगा। डॉक्टर अमजद बुखारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम हमें दिया है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा आप। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। डेफिनेटली जब जंगें होती हैं तो आम इंसान की ज़िंदगी पर भी बहुत सारे असरात मरतब होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाम हुसैन कुरैशी, प्रोफेसर हैं एट डिपार्टमेंट में। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रूही से बड़ा पुराना ताल्लुक़ और हमेशा ये खूबसूरत टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे इलाकाई हैं, मुल्की तौर पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करता है। पहले तो साउथ पंजाब की आवाज़ था, अब तो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। अब पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। उसके साथ साथ जंग की बात जहाँ हो रही है तो साथ में हम थोड़ी सी सिंगिंग की बात भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आर्ट होता है, वो अब अगर हालात कितने ही कशीदा क्यों ना हो, दोनों मुल्कों को मिलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हफ्ज़ा नदीम, सिंगर हैं। कैसी हैं हफ्ज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान आइडल में भी ये अपने आप को इन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपनी आवाज़ के थ्रू। अच्छा जी, तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर ये बताएं कि क्या जंग बाकी महंगाई में इजाफे का सबब बनती है और आम इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरात आते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अक्सर अगर आप देखें कि ये जंग चाहे मुल्कों की हो, चाहे इलाकाई हो, चाहे घर की हो, ये हमेशा प्रॉब्लम्स का ही बाइस बनती है। प्रॉब्लम्स का अगर आप देखें कि जैसे कि ईरान और अमेरिका की ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है
इसके अंदर पाकिस्तान का एक अहम रोल पाकिस्तान ने यहाँ पर अदा किया है। जो आपना हुर्मुज़ की बात हम करते हैं, अगर मैं इसके स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहा था और देख रहा था आने से पहले कि पूरी दुनिया का 20% ऑयल जो है ना अपना हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। इवन दैट देखें एशिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया के अंदर LPG, पेट्रोल और दुनिया के अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। क्या कि अमेरिका अपनी जंग मुतसल्लत करना चाहता है, हर एक को बताना चाहता है कि जी मैं सुपर पावर हूँ और आप सब घुटने टेक दें। लेकिन इसके अंदर अगर मैं ये बात कहूँ कि मुल्क छोटा होने के बावजूद एक पावरफुल जिसने इमेज शो किया है पूरे एशिया में, बल्कि मैं कहूँ तो पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान है। इसके अंदर स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है मोहसिन नकवी साहब हैं, और जो हमारे इसाक डार साहब हैं, वज़ीर आज़म हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इन्होंने नो डाउट आपके 100 इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के किसी के साथ भी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर पूरी दुनिया ने इन लोगों को माना है कि किस तरह से इन्होंने छोटे कंट्री में पावरफुल अपना इमेज को किस तरह से प्रेजेंट किया। साथ ही हमारा हमसाया इंडिया भी है, आप देखें कितना बड़ा कंट्री है, उसके स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ देख लें, उनकी तमाम मुल्कों से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात देख लें, और इवन दैट के तमाम लोग, तमाम कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि USA के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, टैरिफ में कमी आती है और ट्रेड अच्छी होती है, इससे इमेज बेहतर होता है, क्योंकि वो नो डाउट सुपर पावर तो है। तो अब जो है पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई कि ईरान के साथ भी मामलात ख़राब नहीं हुए, वो भी हमें ऑन कर रहे हैं, और अमेरिका हमारे बगैर चल नहीं रहा। ये एक बहुत, अगर मैं कहूँ तो एक जिसको कुछ समझा नहीं जाता था एशिया के अंदर, उसकी जो पावर थी वो इस टाइम के अंदर निहायत ही आइडियल है। इवन दैट जो हमारे, जब मैं आउट ऑफ कंट्री था तो वो जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास, अगर मैं उर्दू में कहूँ, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है भाई ऐसी, जो हमारे पास लोग कहते हैं कि लाइट नहीं है, प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त किस्म का स्टांस होना, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है। बाकी क्वेश्चन रह गया ये बात कि कितने प्रॉब्लम्स में जाती जंग, जो सूरत हाल है वो इतनी ख़तरनाक है। देखें कि जब जंगें शुरू होती हैं, ना सिर्फ हमारा जो एक रूटीन वर्क है, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो अभी लग रहे हैं सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, हमारे लग रहे हैं दुनियावी जो हमारी आयश है, उन तमाम लग्जरीज लाइफ के ऊपर, तो सारे ख़त्म कर ली जाते हैं। बेसिक नीड सारी उठा ली जाती है। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स के लिए जो पैसे होते हैं, या शहरों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए होते हैं, वो सारे के सारे जंगी हालात के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि महरूमी आती है, आवाम को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जंग तो किसी चीज़ का भी सूरत हाल नहीं है। अब दूसरा, ये जो बैज आने जा रहा है यहाँ पर, वफद आया है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो इससे कोई खातिर खा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन जंग तो कम से कम रुकी हुई है। तो हर खित्ता, हर मुल्क ये चाहता है कि जंगे ना हो, जंगे ना हो। अच्छा, हमारी कोशिश भी यही है कि जंग ना हो और बेहतरी भी आए इसमें, लेकिन जो जंग है उससे आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो होती है उसमें कमी क्यों आ जाती है एक तरह से? हाँ, बड़ा अच्छा अहम सवाल है। अगर पेट्रोल की बात करें तो मुझे पाकिस्तान की वजह से हम सॉरी टू से नहीं समझ आई कि पेट्रोल पाकिस्तान का तो वो हमेशा ही अलाउ करते हैं ईरान, तो इनको कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि मतलब इतनी महंगाई की तरफ ऊपर चले गए। लेकिन पेट्रोल हुआ है दूसरे लोगों के लिए, ईरान के लिए तो चीज़ें आ ही रही हैं। ईरान से तो पाकिस्तान बॉर्डर से होकर तमाम चीज़ों को लेके आ ही रहा है। तो पेट्रोल में पहले कमी थी, आवाम तो परेशान हुई है बेतहाशा। अब पेट्रोल रात भी बढ़ गया है, तो सुनने के हद तक या बर्दाश्त करने की हद तक से भी लोगों की तजावज़ कर गई हैं। गाड़ी, जिनकी जो मिडल्स, जो फैमिलीज़ के लोग थे, वो गाड़ियाँ बेचारा चलाना बंद हो गई हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं समझता हूँ कि नो डाउट ऑस्टेरिटी को कहीं ना कहीं पर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया जा रहा। अगर वो तमाम पैरामीटर्स को करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक हम जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन इसमें एक मेन वजह जो है ना, फ़र्क तो पड़ता है। मतलब देखें, अगर खुदा ना खास्ता जंग, एक बड़ी जंग की सूरत हाल अख्तियार कर जाए, तो क्या हमारे पास पेट्रोल का पीछे ज़ख़ीरा है? वो नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम ऐसी सूरत हाल के अंदर वो तमाम पेट्रोल का कंट्रोल रखें और आवाम के लिए प्रॉब्लम्स खड़े ना हों। लेकिन हर मुल्क में मैंने देखा, एशिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल बहुत ऊपर गया है। पाकिस्तान में कम से कम मिल ज़रूर रहा है, महंगा हुआ है। एक वो रश की सूरत हाल नहीं है, इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है कि अगर किसी को पेट्रोल चाहिए तो वो मतलब लाइनों में लगा हुआ है, दिन दिन पूरा खड़ा हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गाड़ियों में पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कम से कम है। ये सबसे अच्छी बात है। महंगाई तो हुई है, मजबूरी में हो तो गई हैं चीज़ें, और उसका असर हर चीज़ पे पड़ रहा है, चाहे वो एकेडेमिया है, चाहे वो आपकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ऑल द थिंग्स आर
feel the problems when the war is here in Pakistan or all of the world. तो ये प्रॉब्लम अच्छा, हुकूमतें जो हैं वो कहीं जंग का बहाना बना के महंगाई का जवाब तो नहीं देती, क्या लगता है मतलब आपको? इसमें कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उनको स्पेस तो मिल जाता है, और हुकूमत चाहती तो है कि हमेशा आवाम की भलाई के लिए कुछ ना, कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमेशा कोशिश करती है आवाम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे ज़रूर। अब हालात मुझे लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रहे थे, मतलब बेहतर हो रहे थे। अचानक से ईरान और अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम शुरू हो गया है, इसमें नो डाउट ऑनेस्टली, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इमेज और बहुत बड़ा रोल रहा है और पूरी दुनिया ने उसको माना है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम तो हुए हैं, और हमें जितने मतलब बाकी कंट्रीज़ को है ना, उनके कंपैरिजन में अगर करें तो हमें उतने ज़्यादा नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। क्योंकि अगर यूरोप की अगर बात करें, पेट्रोल बेतहाशा बढ़ा है वहाँ पर, महंगाई वहाँ पर बेतहाशा बढ़ी है। असल में लोगों का जो मतलब उठना बैठना है या ताल्लुकात हैं वो हमारे एक कंट्री में है, जो आउट ऑफ कंट्री के लोगों के साथ भी टच में, उनको पता चल रहा है कि यार उधर भी इतने इश्यूज़ हैं, इससे कहीं ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हो गए। अब मैं अगर आप छोटी सी एक बात करूँ, तो भाई मेरा जैसे कि मैं आपको बता रहा था वो लंदन में है, वो कहते हैं कि 6 जो है पाउंड की 7 पाउंड की एक रोटी आती है और 380 का 1 पाउंड है। तो आप इमेजिन करें 380 मल्टीप्लाई बाय 70 करें तो वो मतलब कितने हज़ार की रोटी पड़ती है, और एक रोटी जो होती है, और हम यहाँ पर 20-25 रुपए की एक रोटी लेते हैं। तो हम अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, तो तब हमें प्रॉब्लम्स फील होते हैं। हमें मतलब कहीं ना कहीं एहसास करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल लेवल पर है। बहाना एक हद तक कहते तो हैं लोग, लेकिन वो उसको समझते नहीं हैं, और प्रॉब्लम्स तो फिर फेस करने पड़ते हैं ना, प्रॉब्लम्स तो फिर फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं अब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को लाइट भी करते हैं, क्योंकि जंग को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करें और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हफ्सा की तरह, हफ्सा सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पाकिस्तान आइडल का सफ़र कैसे शुरू किया, माइंड में कैसे आया, और आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आए, और इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया वैसे आपने? इसका जो क्रेडिट है मैं अपने वालिद साहब को देती हूँ। अच्छा। मेरे बाबा को बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी, उन्हें तब से ही बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी जो है वो आगे बढ़े, उसे यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, वो आगे से आगे जाए। तो पहले तो बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा पहले सीखो, ठीक है ना, आपने बगैर सीखे आप सिंगिंग को कर तो सकते हो, क्योंकि गॉड गिफ्टेड वॉइस तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसको पॉलिश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा बेटा पहले सीखो। तो मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सगीर अहमद ख़ान साहब, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे रागदारी सिखाई, और उसके बाद फिर एक प्रोफेशनलिज़म मेरा शुरू हो गया। तो जब पाकिस्तान आइडल आया, तब जैसे हमारा जो हमसाया ममालिक है वहाँ से भी कितना ऐसा जो टैलेंट था जो बहुत ज़्यादा आगे आया, सामने आया, और उनका नाम है। तो बाबा ने कहा बेटा ये बहुत अच्छा एक मौका है कि अल्लाह ने समझे तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपने आप को मनवाओ। तो बाबा ने कहा कि बेटा तुम पाकिस्तान आइडल में हिस्सा लो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, तो उसमें हिस्सा लेना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो मैंने फिर ऑडिशन दिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कहते हैं ना कि जब ख़ुद को और ज़्यादा यानी कि पॉलिश करना हो, संवारना हो, अपनी गायकी को, अपने आप को इस काबिल बनाना हो कि जो हमारा नाम है वो बड़े सिंगर्स में आए, तब ख़ुद को उतनी ही यानी कि इंसान को उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। उसे ख़ुद को पता होना चाहिए कि अभी मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, और मुझे अभी क्या सीखना है, अभी क्या रहता है। तो फिर मैं पाकिस्तान आइडल में गई, तो माशाल्लाह वहाँ के जो जजेस थे, राहत साहब, ज़ेब मंगिश थी, फवाद खान थे, माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को इनकरेज भी किया, उनको बताया भी कि बेटा अभी आप में क्या क्या चीज़ें हैं, आप और क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा और इतना कुछ सीखने को मिला कि जब फिर मैं आई थिंक मैंने 2-3 राउंड्स किए वहाँ पर, तो जब फिर मैं वापस आई तो मैंने उन चीज़ों पर जिसके ना हार्ड वर्किंग, मैंने उस पर काम किया कि यार ये जो चीज़ें मुझे अब मेरे सामने आई हैं, जो अब मुझे जिनको फेस करना पड़ा, दोबारा ना करना पड़े। तो जो भी न्यू सिंगर्स देख रहे हैं, जो भी सिंगर्स हैं, उनको चाहिए कि बड़ी बड़ी जगहों में हिस्सा लेकर और अपने आप को और पॉलिश करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पता चलता है कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कितनी मेहनत। अच्छा हफ्सा, आप ये बताओ कि चैलेंजेस क्या क्या आए सिंगिंग के दौरान, क्योंकि ख़वातीन को सिंगिंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्रमोट हमारी सोसाइटी में नहीं किया जाता, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताओ कि चैलेंजेस क्या क्या देखे हैं आपने? देखिए, एक ऐसे
औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, सबसे पहली बात तो फील्ड बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने जो कुछ फेस किया, लेकिन मेरे बाबा मुझे हमेशा बस एक बात कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जो नसीब है तुम्हें वो मिलकर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, खुद को किसी मुकाम पर गिराना नहीं आपने, अपने हिम्मत और हौसले के साथ। देखें जब मेहनत होती है ना, अब मिसाल है कि मैं अगर अपनी वॉइस को, हफ्सा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम सिंगिंग की पर बात कर रहे थे, हफ्सा हमारे साथ हैं। अच्छा हफ्सा, चैलेंजेस पे बात कर रहे थे, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और सिंगिंग को प्रमोट नहीं किया जाता, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए जिनको ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुँची हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि जब मैं सीखती थी तब मुझे गाने नहीं दिया जाता था। अच्छा। और क्योंकि मेरा जो रुझान था वो ज़्यादा क्लासिकल की तरफ था, इवन तक कि जब मैं बैठती थी तो मेरा जो बैग होता था, वहाँ के जो लोग थे वो उसको पैर मारकर मुझे कह रहे थे आगे होके बैठो तुम, अच्छा। बल्कि तुम दरवाजे पे बैठो। तो लेकिन चूँकि मुझे लगन बहुत ज़्यादा थी, बाबा कहते बेटा तुमने इन बातों का असर नहीं लेना, तुमने बस अपना सीखना है। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हीर साहब, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। तो फिर उस्ताद जी ने कहते भी थे, तो लेकिन ये था कि बहुत अजीब सी बातें मुझे फ़ेस करनी पड़ी सीखने के दौरान भी। फिर जो हमारे बारे में जो बातें करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अगर आपकी मेहनत सच्ची है ना, अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत में एक दम है और आपके सुरों में एक सच्चाई है, तो कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आ सकती, कोई चीज़ आप। इवन तक कि मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में हो गई थी कि एक तो मैं उन वक्तों में डिप्रेशन में भी चली गई थी। अच्छा। तो फिर बाबा ने मुझे बहुत हौसला दिया, क्योंकि बहुत कम एज थी, इन सब चीज़ों को फेस करना मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी। तो बाबा ने मुझे बहुत संभाला इसमें। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मुल्तान में गा भी नहीं पाऊँगी, मैं हमारा जो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है वहाँ भी नहीं गा पाऊँगी, लेकिन सलीम काजी साहब उन्होंने मुझे मौका दिया। तो इतने मैंने चैलेंजेस फेस किए, इवन तक कि देखे ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिंगिंग का तो पता नहीं, लेकिन एक उस लड़की को प्रमोट नहीं किया जाता जो ये कहती है कि मेरे साथ मेरे वालिद साहब आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। मैं यहाँ पर आपको सेकंड कर रहा हूँ, मुझे ना ज़ाती आपकी फील बातों से ना बड़ा इमोशनली मैं अंदर अटैच हुआ चीज़ों के साथ ना। ये जो आपने कहा ना अपनों का जो असर होता है ना फैमिलीज़ के अंदर, मतलब ये सिर्फ सिंगिंग में नहीं, ये आपके हर करियर के हिस्से में होता है। और मैं ये समझता हूँ कि 2 स्टेप्स होते हैं। बीइंग एज ए रिसर्चर, मैं डॉक्टर, मैंने बड़ा डेप्थ में ये जो आपने डिप्रेशन की बात की ना, हर मुझे लगता है मैडम ऑनेस्टली, मैं इस टाइम जो बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं, तो बिल्कुल इमोशनली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। करियर के हर हिस्से में, करियर के हर हिस्से में कोई मेल हो या फीमेल हो, अपनों का 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अपनों का वो वाला होता है जो आपको प्यार देता है, एहतराम देता है और आपको कहता है गो हेड, आई एम विद यू। एक हिस्सा वो होता है जो कहता है कि गो टू हेल, आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश योर लाइफ। और वो दोनों हिस्से आपकी जिंदगी में साथ साथ चल रहे होते हैं। अब जो आप पे ज्यादा हावी हो जाता है उसके नुकसानात में कुछ फायदे निकलते हैं। नुकसानात क्या होता है? बच्चा डिप्रेशन में जाता है, बच्चा प्रॉब्लम्स में घिर जाता है, बच्चा अंधेरी तहनाइयों में चला जाता है। और कहते हैं कि ये फिर दूसरे अक्सर लोग कहते हैं ओ भाई तुम्हें ये बोलना कैसे आ गया, तो तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? भाई तो हमें दबाया ही इतना गया, हमें प्रेशर ही इतना था, फिर जब हम निकले हैं तो अल्लाह ने हमें वो ताकत अता की है, फिर ना हमें डर लगता है ना हमें खौफ लगता है। वो कहते हैं ना आग के करीब जो जितना ज्यादा रहता है उतना ही जलता है, उतना ही ईंधन बनता है। तो ये तो उनकी मोहब्बत है। मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर वो शायद हमें इतना ना दबाते, इतना प्रेशराइज ना करते, इतना हमें हार्ड ना करते, तो हम इतने काबिल ही ना बनते। अगर हमें प्यार ही प्यार मिलता तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत थी। और ये मैं समझता हूँ मैडम, मुझे आपकी इन बातों से ना बहुत सारी अपनी चीजें याद आ जाती हैं लाइफ की ना। हर इंसान की जिंदगी के अंदर बेतहाशा चीजें होती हैं, और अक्सर औकात देख रहे थे आज हो सकता है कि बेतहाशा लोग आपकी कामयाबी को देख के कहें कि इसको तो सब मे बी प्लेट में मिल गया होगा, लेकिन जो आपने स्ट्रगल की है उस स्ट्रगल को कोई नहीं देखेगा। सेम इसी तरह हर करियर के अंदर ऐसा है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी आवाज़ में, अल्लाह पाक ने बड़ी जिसे कहते हैं नेमतें बख्शी, अल्लाह ताला आपको इज्जतें दे। अच्छा सदाम, ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो बेरोज़गारी के इजाफे की असल वजह है या नाकिस पॉलिसीज़ हैं, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? दूसरा ये कि एक ये भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जो बच्चे होते हैं
वो एक कहते हैं कि एडमिशन हो गया है, बस एडमिशन हो गया है तो बस उसको फॉलो कर लेते हैं, जो उनका ड्रीम होता है जिस पे वो जाना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि किसी न किसी का ड्रीम लेके चल रहे होते हैं, जो उनका अपना इंटरेस्ट होता है वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बेरोजगारी की वजह है या हुकूमती पॉलिसीज हैं या बच्चे उस तरह से रोल प्ले नहीं करते जो जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। आपने पूछी, मैं वन बाय वन दोनों का आंसर करता हूँ। पहले कि क्या पॉलिसीज हमारी जो बनती हैं गवर्नमेंट लेवल पर वो नाकिस हैं या हमारे तालीमी इदारे जो चीज़ें कर रहे हैं तो उससे वो आउटकम नहीं आ रहे जो आने चाहिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, थिंक टैंक्स होते हैं बेसिकली हर कंट्री में। मैं अमेरिका की बात कर लेता हूँ, मैंने अमेरिका को जितना पढ़ा, जितना देखा बीइंग एज ए रिसर्चर, उसमें थिंक टैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, वो जो थिंकर की जो उनके अंदर उनकी प्रेडिक्शंस के मुताबिक उनकी जो लॉज वो बनाते हैं, जो वे बनाते हैं, जो पाथ बनाते हैं, उससे वो नहीं हटते। वो कहते हैं चाहे आज डॉक्टर सदाम आ जाए, चाहे मैडम आ जाए, चाहे ये आ जाए मैडम, गवर्नमेंट चाहे जो भी रहे, रूल्स यही रहेंगे, यही पाथ भी रहेगा, हमने इसके ऊपर रह कर तरक्की करनी है। अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूं, अब तो बहुत सारे तब्दीली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आप अगर 70 जब से पाकिस्तान बना है और अब तक में पॉलिसीज देख लें कि हर बंदा आता है अपने दिमाग के मुताबिक चलाने की पूरी नस्ल को कोशिश में लग जाता है। आज ये पिछले साल की, मैं अक्सर ये इंटरव्यूज़ में आता हूँ, मैं बेतहाशा जगह पर इंटरव्यूज़ के लिए गया टेलीविजन पे, मैं अक्सर कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट आती है कि 76 ईयर्स पाकिस्तान को, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, कि उस वक़्त पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान का एकेडमिया अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो कहता है 60 ईयर्स पाकिस्तान की एजुकेशन पीछे है। तो यानी कि आप देखें जहां हम स्टैंड करते हैं, एजुकेशन कहां पर खड़ी हुई है। तो हमें अगर दौड़ना है या उनका मुकाबला करना है तो हमें ऐसे बनना पड़ेगा जैसे कि वो हमारे अभी एक हीरो हैं जिनका एलन मस्क के साथ वो 60 अरब डॉलर की अपनी जो है वो मुशावरत के साथ कंपनी बनाने जा रहे हैं, वो वाले जो कर्सर के नाम से है। तो आप देखें कि इस तरह के MIT में ही क्यों, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर क्यों नहीं आ सकता। हमें फोकस करना है मैडम तालीम के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, तालीम वो हुनर है, जागीरदार हो चाहे अरबपति हो, कोई कुछ भी हो, जिसका जो अल्लाह पाक ने ज़हन बनाया है ना, जो उसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं। मैं आपसे दौलत छीन सकता हूँ, आपसे घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ छीन सकता हूँ, मैं आपके ख्यालात नहीं छीन सकता, मैं उसकी रोशनी जो इल्म आपके अंदर भरता है वो नहीं छीन सकता, मैं आपसे आपकी सोचों को नहीं छीन सकता। सोच जब भी बिल्ट होती है जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप किताब से लगाव करते हैं। आज स्क्रीन टाइम तो ज़्यादा है, किताब, बुकिश नॉलेज कोई भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो आप 30 सेकंड की रील देखते हैं और मूव ऊपर कर देते हैं, फिर 30 सेकंड में मूव करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। यानी कि जो आपका माइंड ने सोचना होता है किसी भी लफ्ज के ऊपर, किसी भी राइटिंग के ऊपर, किसी भी बुक को पढ़ते वक्त, वो सारी सोचें बंद हो गई हैं। अब AI आ तो गया है, हमें AI का इस्तेमाल नहीं आ रहा। हमें ट्रेनिंग बच्चों को देनी है। अब एक वक्त था मैडम, मैथमेटिक्स जब टीचर्स पढ़ाते थे 2+2 बोर्ड पर लिखवाते थे, फिर कैलकुलेटर आया, लोगों ने कहा कि तबाही होगी, टीचर को फारिग कर दिया जाएगा। कैलकुलेटर आ गया, अब तो मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैथमेटिक्स तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो तो आपके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद है, जहाज़ों के अंदर मौजूद है, आपके मतलब जो है इजराम फल्की के अंदर मौजूद है। मैथमेटिक्स तो, स्टैटिस्टिक्स तो, रिसर्च तो हर जगह मौजूद है। तो अब AI आ गया, लोग कहते हैं ये तमाम चीज़ें तो AI के ऊपर मौजूद है, हम डालेंगे समझ आ जाएगा। भाई AI तो सिर्फ ये करता है, आपके लिए चीज़ें आसान करता है, पूरी दुनिया का नॉलेज जो आप पूछते हैं उसको इकट्ठा करके ला देता है। लेकिन नॉलेज तो वही है ना जो आपने AI को देना है। तो मैडम ये अब हमें सोचना इतना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ऑन एयर बैठ के टेलीविजन में तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास में खड़ा होकर कहता हूँ, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा है, ये जो मैं देख रहा हूँ। अब जब आप मार्केट में जाएंगे, दुनिया उससे अलग भी है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्रेन करूँ, लेकिन दुनिया में मसाइल उससे कहीं ज्यादा बड़े आपके पास आएंगे। ये नॉलेज वो है जो मैं जानता हूँ, इससे कहीं ज्यादा नॉलेज मौजूद है। अब वो नहीं रहा कि जी मैं ट्रेन करके आपको भेज रहा हूँ तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू गो एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। नो, नेवर एट ऑल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो मैं आपको, मैं एक छोटी सी एग्जांपल क्लास में देता हूँ। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे उंगली से पकड़कर घर में चलना सिखाया था। मैं सड़कों पे खुद चलता हूँ, गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, पहाड़ों पे खुद चढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। तो वो मुझे सीखना सिर्फ था घर के अंदर। आगे गड़े आ रहे हैं,
कोई भी चीज़ आ रही है वो मुझे बचना खुद है। टीचर का काम है आपको ट्रेन करना, आपके माइंड को बिल्ड करना कि आपने ट्रेन होकर किस तरह से अपने मसाइल से निकलना है। बच्चे सोचते हैं मैंने डिग्री ले ली, मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट मेरी मोहताज बैठी हुई है और मैं जैसे ही जाऊंगा मुझे वो सामने की चेयर बिठा देंगे, कहेंगे गो हेड यू एंड प्रोसीड ऑल द थिंग्स। ऐसा नहीं है, आपको मसाइल अलग दिए जाएंगे। यूरोप में चले जाएं मैडम आप, यूरोप क्लियर कहता है आपकी डिग्री ये है, वी हैव नो कंसर्न एट ऑल, वी हैव दिस प्रॉब्लम, इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। वो तो है ही नहीं, वो तो प्रॉब्लम बेस्ड है। अब मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ये आंखों में लाइट लग रही है, मुझे मैं अगर टेक्नीशियन भर्ती कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिशियन भर्ती कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये आंखों में लाइट अभी तक मुझे लग रही है, तो वो कहेगा तो मुझे नहीं करना आता। उसके बाद डिग्रियां भी हैं, उसके बाद चीज़ें भी हैं, लेकिन उसको काम करना नहीं आता। यूरोप ऐसा कहता है कि भाई है ये नहीं, आप लाइट ठीक कर लोगे, वो कहता है यस मैं कर लेता हूँ, कहता है ज्वाइन विद अस। ज्वाइन विद अस। अभी हम नाजरीन जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सॉन्ग मैं खुद तो नहीं लिखती, लेकिन मेरे बाबा को शुरू से लिखने का बहुत शौक था, वो शायरी करते थे मेरी वालदा के ऊपर। अच्छा, क्या बात है। मैं छोटी होती देखती थी, वो मेरी मदर के लिए बहुत सारे शेर लिखते थे, और जब भी उनकी एनिवर्सरी होती थी तो एक बाबा पूरा कार्ड बनाते थे, उसके ऊपर इतने सारे शार लिखते थे मामा के लिए, तो तब से ना शौक था। लेकिन अब आके बाबा ने फिर मेरे लिए भी एक सॉन्ग लिखा के। क्या बात है, क्या बात है, इतने एक्सप्रेसिव और इतने अच्छे वालिद आपके हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि वालिद ने आपके लिए पोइट्री लिखी हो और आपको सुनाई हो? बाबा ने मेरे लिए हमेशा डांट लिखी लिखी कभी भी नहीं, हाँ। लेकिन सुनाते हैं मुझे बड़े शौक से। अच्छा, सुनाते हैं। हाँ, जब भी कुछ लिखते हैं तो मुझे सुनाते हैं कि हफ्सा देखो मैंने ये लिखा है, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा एजाज़ होता है। अच्छा, वही बहुत बड़ा एजाज़ होता है। अच्छा, साथ में मुझे अच्छा हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ दोस्त, मैं मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ वीसगैल से। जी जी। डॉक्टर साहब भी अच्छी राय दे रहे हो। डॉक्टर साहब से एक सवाल होगा कि काइंडली हमें जो हमारी जो पॉपुलेशन में इतना बड़ा इजाफा हुआ जा रहा है, और वो शहजाद राय ने बड़ा अच्छा उसको हाईलाइट किया, अप्रिशिएट करता हूँ शहजाद राय को। मेरा कहने का मकसद है कि हमने आने वाले वक्तों के लिए क्या प्लान किया होगा, गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमिक्स की रूह से अगर हम अपनी इकोनॉमी को सेफ रखें, और जो मौजूदा बैर हुर्वस में जो हालात पैदा किए हैं अमेरिका ने, ये बहुत तशवीश पाई जाती है इस सिलसिले में, जिसको बिल्कुल हर वर्ल्ड के लिए ओपन होना चाहिए। और आपने पेट्रोल की फ्यूल प्राइजेस जो है रात को फिर बढ़ा दिए, तो ये किस तरह ये सरवाइव करेंगे हम? और हम बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, तो आप रात के लिए नई फसलें हम नहीं लगा सकते, हमारे पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, हमें फर्टिलाइजर जो कतर से आता है नहीं होंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं। जी सर। सॉरी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा क्वेश्चन के। कौन थे, मैं भूल गया। शकूर साहब थे। अच्छा, गुड। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि देखें कि जब मतलब जैसे आबादी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टैटिस्टिक्स का काम ही बेसिकली ये है मैडम कि ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है कि दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सब्जेक्ट, दे कैन नॉट सर्वाइव विद द आउट स्टैटिस्टिक्स। सपोज मैं घर में छोटी सी बात करता हूँ, हम घर के 6 अफराद हैं। अगर घर के 6 अफराद हैं तो हमें ये क्लियर है कि आज खाने में बनेगा, मैं कहता हूँ आज 50 किलो गोश्त ले आओ और हमने ये बनाना है। आप मुझे क्या कहेंगे, बेवकूफ़ आदमी है, 50 किलो 6 बंदों के लिए बुला रहे हैं। ये अब अदाद शुमार की बात है। अब 6 बंदों के लिए हमें कितना खाना, कितना पानी, कितनी चीज़ें चाहिए, ये एक घर का मेंबर को पता है। सेम इसी तरह जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन किया, वर्ल्ड, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की भी आबादी बढ़ रही है माशाल्लाह, ठीक है। जब आबादी बढ़ रही है तो अब हमें उससे जो हमारे सेंसिस होते हैं, मर्दमशुमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है हमें 5 साल के बाद मर्दमशुमारी करती है और देखती है कि एक घर में कितने अफराद हैं, हमें कितने घरों की ज़रूरत है, कितने हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कितनी स्कूल्स की ज़रूरत है, कितने रोड्स की ज़रूरत है, कितनी अनाज बनानी है हमें, कितने डॉक्टर्स पैदा करने हैं हमें, कितने इंजीनियर्स पैदा करने हैं। बेसिकली ये सारा का सारा काम सेंसिस के थ्रू होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो जैसा कि आबादी बढ़ रही है, अभी हमारे सेंसिस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर मज़ीद काम कर रही है कि, और ये तो बस सच्ची सी बात है कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमें तालीमी अच्छे इदारों की ज़रूरत है। तो हम बेसिकली डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, हम तो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं और उसके ऊपर मज़ीद काम चल रहा है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक दिन हम इसको सक्सेसफुली कम्पीट कर लेंगे। दूसरा इनका सवाल ये था कि जैसे कि एग्रीकल्चर की अगर बात करें कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो किस तरह से करेंगे। नो डाउट, जैसे कि आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया, जंगी सूरत हाल के दौरान
तो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल हट जाता है ना, कंट्रोल हट। अब अल्लाह माफ़ करे, एक वक्त यह आ जाता है कि पानी का, अगर अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से बचाए कि पानी, पैसे लोगों के पास होते हैं, पानी की अवेलेबल नहीं होता, तो आप खाद स्प्रे और ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, ये नॉर्मल हालात की बात है। नॉर्मल हालात होंगे तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल हालात नहीं होंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट से मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हालात अब चल रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर हमारा बेतहाशा डिस्टर्ब हुआ है। एक मतलब मैं खुद भी, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है भाई, वो करते हैं, देखते हैं बहुत मसाइल, कुछ सालों से इतनी परेशानियां कि जेब से पैसे लग रहे हैं, जेब से पैसे लग और उसके बावजूद बचता कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं चुदराहट के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो जो है ना, ये सारे मसाइल हैं। और काश्तकार जब खुश नहीं होता ना, तो मैडम ऑनेस्टली शायद सुनने में अजीब लगता है, पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट चल नहीं सकता, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट हमारे जो है ना वो ज़राअत के साथ कनेक्टेड हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जंग के ऊपर, हमारे साथ सब मौजूद हैं। सर अच्छा ये भी बताएं कि ताजिर और ज़ख़ीरा अंदोज़ जंगी दिनों में किस तरह फ़ायदा उठाते हैं? बड़ा, मैं कहता हूँ आपने बड़ी स्टडी करके आई हैं ऑनेस्टली, कि ना ये एक अलमिया है मैडम, अलमिया है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब अब हम इतने अजीब इन्वायरमेंट में चले गए, साथ मर रहा होता है, हम कहते हैं कि भाई पैसे हैं तो ले लें, जान बचा लें वरना जाते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, वो लाखों डॉलर की जो है ना करप्शन नहीं कहते हैं जिसे, उसे पता चल जाता है लोगों के, रमज़ान आएगा खजूरें उठा लेंगे, नींबू महंगा कर देंगे, चीनी उठा लेंगे, पता है कि उन्होंने रोज़ा रखना है और उन्होंने इफ्तारी करनी है। हम इतने पक्के मुसलमान हैं, कोई चांस नहीं छोड़ते कि जिसमें हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ मूव ना करें। और उसमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर मैं उनको मफ़हूम पेश करूँ, कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जहन्नुमी है और उसका ईंधन जहन्नुम के सबसे बुरे ईंधनों में से ईंधन है। आप इमेजिन करें कि उसके बावजूद भी अल्लाह माफ़ करे इतने इस्लामी हैं, पूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हज करेंगे, और उसके एक पल नहीं, वो कहेंगे टिकट का इंतजार होगा, ये मैंने ट्रक उठाना है उठा लें, नहीं तो मैंने हज करने जाना है, और ये पीछे 100 ट्रक मेरे खड़े हैं, और एक वक्त में जूती पाँव में गरीब की मौजूद नहीं है। एक 600-700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला मैडम, एक आदमी बेचारा जब घर में जाता है 300 रुपये का आटा लेके नहीं जा सकता, वो पानी साफ नहीं पीता वो, और उसको, अच्छा एलीट को आप करें ना टच, एलीट को जरूरत ही नहीं है, एलीट लेवल के लोगों को जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा सरमाया उनके पास। प्रॉब्लम किसको आता है? 1000 रुपए कमाने वाले को। 1000 रुपए भी वो नहीं कमाता, कभी दिहाड़ी लगती है और कभी दिहाड़ी नहीं लगती, कब्र किसी को भी याद नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है और गरीब ने अगर पेट भर के रोटी खा ली तो उसको छीनेंगे, उसी के पसीने से कमाई हुई आमदनी को वो कहते हैं कि जी हमारी मेहनत है, और जो मेहनत कर रहा है उसको वो नहीं देते। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो मैडम इतने अरूज पर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एशिया में तो बहुत ज़्यादा है। मैं वॉलमार्ट में होते थे, वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई लीड लेवल पे, तो मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं से गया, कुछ साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। मैडम रमज़ान आता था, ऑफर्स लगी होती थी, आप आए, वो मुसलमान नहीं है मैडम, वो हमें खजूरें, दूध, बिस्किट्स, इतना सारा ड्राई वो मस्जिदों के बाहर ऐसे देते थे हमें, और एहसान करते थे कि भी शायद हम ले लें तो उनकी मेहरबानी है। तो हम मतलब वो हम कहते थे यार हम पाकिस्तान जाते हैं हम तो धक्के खाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने पैरा फोर्स जो हमारी है वो बनाई तो है, अल्लाह करे इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। मैडम मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत नेक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरा दिल दुखता है, खुदा की कसम दिल दुखता है मेरा, और इतना मैं कसम खाई है मुझे। मैं जब गरीब को देखता हूँ ना कि 900 रुपये 800 पे जब एक मजदूर चाहिए होता है, एक साइकिल वाला आता है ना, तो भाग कर सारे भाग जाते हैं। किसी को हम 40-40 30-30 साल के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, स्टंट दिल में डले होते हैं, रोटी हम खा नहीं सकते, 3-3 कैप्सूल खा कर हमें रोटी खानी पड़ती है, नींद की टैबलेट्स खानी पड़ती है, 12 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती है, तो तब जाके हमें स्ट्रेस रिलीज होता है। और उसके बावजूद हमने करोड़ों रुपए की लालच नहीं छोड़नी मैडम। एक गरीब आदमी जो भूखा मर रहा है, जिसने सूखी रोटी खानी है और वो रोड के ऊपर बैठ जाता है, उसको नींद आ जाती है, उसका एहसास नहीं है हमें। उसकी बेटियां अपनी माएं अपने बच्चों का कत्ल कर रही हैं, ज़िबा कर रही हैं, और अमीर अपना एसी चला के उसको फिर भी नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि उसकी 3 गलियां छोड़कर एक औरत, एक माँ, एक बहन, बेटी तंग हुई बैठी है। कोई पर्दे से तंग है, कोई जिस्म बेच रही है, कोई कुछ कर रही है, वो नजर नहीं आ रहा उसको। उसको ये नजर आ रहा है कि मेरे बेटे के कपड़े खराब हो गए, उसने यूरोप में पढ़ना है और उसकी ये तालीम के खर्चात है, भाई उसने वहां नशा ही करना है, फिर उसने अफीम ही बेचनी है वहां पर, आपसे आपके पैसे पे उसने याशी करनी है, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, आपने कब्र अपनी खराब की है, अल्लाह ने आपसे पूछना है। उसने कहना कि मेरे बाप ने मुझे देके गया, मेरे बाप का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैडम हमें इस्लाह की जरूरत है, तालीम नो डाउट। देखिए मैं इससे पहले साइंसिस्ट नहीं थी, आप चले जाएं
80s में चले जाए, 70s में चले जाए, मुस्लिम इन्वायरमेंट नहीं था क्या? उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं थी, तालीमी इदारे मौजूद नहीं थे, उस वक्त तरक्की नहीं हो रही थी, सब तरक्कियाँ हो रही थी। उस वक्त इखलाकियात थी। मेरे पास 2 रोटी थी ना, अगर मैडम के पास 2 रोटी मैं भूखा तो इन्होंने 1 रोटी मुझे दे दी, उसको पता सुबह अल्लाह दे देगा मैं, और मेहनत करते थे। आज हमने हमारा सोशल प्रेशर में झुकाना सोच लिया कि अगला बंदा अगर खा रहा तो मैं छीनना है, और अपनों से मैं बात मैं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, किसी को किसी से क्या लेना देना। अगर मैं ये सोच लूँ कि मेडिसिन नहीं मिल रही होती, मेडिसिन की मैडम इसकी भी सुन ले, मेडिसिन की मैं डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं ऑन एयर बैठा हुआ हूँ। मेरी माँ जी का मैंने चेकअप करवाया, उन्होंने मैडम 60-70,000 के ओनली टेस्ट लिखती है। मैंने ले देकर जैसे मैनेज करना था मैनेज किया, क्योंकि मैं हलाल कमाता हूँ, मैं कोई ना फ़ीम बेचता ना चरस बेचता। प्रिस्क्रिप्शन रात 9 बजे उसने डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद मैडम मैं गया, मेरे पास 40,000 रुपये जेब में मौजूद थे। मैंने कहा 40-50 हज़ार की मेडिसिन आ जाएगी। मैं कसम खा कर कहने को तैयार हूँ। मैडम प्रिस्क्रिप्शन पे उसने जब बिल बुलाया 96,000 रुपीज़ का, 96,000 रुपीस 1 मंथ। और वो मेरी अम्मी ना कोई क्रोनिकल डिजीज में, अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई प्रॉब्लम। मैंने एक मरतबा सोचा मैडम कि ये गलत हो सकता है, मैंने कहा भाई आपने गलत बिल बना दिया, गलत बिल। मैंने कहा आपको दोबारा चेक कर लें इसको। कहता जी मैंने देख लिया। मैंने कहा सर आप गलत कर रहे हैं, डॉक्टर को पूछें कि क्या यही फार्मूले में यही मेडिसिन लेनी थी आपने। मैं मैडम अपनी गाड़ी में डॉक्टर के पास गया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 19 ग्रेड में हूँ। मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं चेक करवा लूँ। मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? ओके जी, आप इमेजिन करें कि ये हालात है पाकिस्तान, ये हालात है। डॉक्टर सद्दाम हुसैन कुरैशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और